पार्टी पोजीशंस क्या हैं इस आइनी तरमीम पे जो कि रिसेंटली पास हुई है, उस पर कमेंट किया जाए। व्हाट इज़ योर लीगल ओपिनियन? जो सारा कुछ हुआ हमने देखा, एक आम नैरेटिव ये बनाया जाता है कि अदलिया की आज़ादी पर बहुत बड़ी कदगन लग गई है, स्पेस इंक्रोच हो गई है जुडिशरी की, और इसके बाद से जुडिशल इंडिपेंडेंस ख़त्म हो गई है। कौन सी ऐसी शिकें हैं इसमें जो आपकी नज़र से गुजरी जिसने स्पेस इंक्रोच कर दी है? ये नैरेटिव ठीक है या सियासी बयानिया है? क्या कहेंगे आप इस पर? ये बात चल रही है कि शायद वो इंक्रोचमेंट की गई है अदलिया की आज़ादी के हवाले से। अब देखें, एक जो बात की जाती है वो ये है कि चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए 3 रुकनी जो पैनल बना होगा सीनियर जजेस का, तो ये जो हल्त हुआ है सीनियर जज को हक बनता था। लेकिन अगर देखा जाए तो इससे पहले हाई कोर्ट्स में, जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं, वहाँ पे सीनियरिटी कम फिटनेस के प्रिंसिपल जो है वो लागू किया गया। और उस पर हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मोहतरमा आलिया नीलम साहिबा वो 3रे नंबर पे थी और उनको चीफ हाई कोर्ट बना दिया गया। तो बहरहाल इस पे प्रॉस एंड कॉन्स तो इसके चलते रहेंगे, इसकी मुखालफत भी होती रहेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि मोहतरम जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो कि शायद इस तरमीम की वजह से डायरेक्टली इफेक्ट होने जा रहे हैं, अच्छा। या शायद ना भी हो सकता उन्हीं को बनाया जाए, वो इस चीज के बड़े दाई और सपोर्टर थे कि सीनियरिटी कम फिटनेस का असूल होना चाहिए। सिर्फ सीनियरिटी असूल की वजह से ना तो एलिवेशन होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ना ही चीफ जस्टिस जो है वो हाई कोर्ट्स के बनने चाहिए। ठीक है, इस पे अहमद साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये तहरीक इंसाफ पर तनकीद भी हो रही है कि यू टर्न ले लिया गया। पहले एक बयानिया बनाया कि ये तो अदालत पर हमला है, जुडिशल सिस्टम पे हमला है। उसके बाद में कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है लेकिन वोट नहीं देंगे। तो अब इस यू टर्न के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है PTI के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं अभी रज़ा साहब से जो आपकी बात हुई है मैं उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन आपके सवाल का भी जवाब देता हूँ। देखिए, हमारा ये बिल्कुल जो है कंसिस्टेंट स्टांस है, अब भी यही स्टैंड है कि ये आपकी जो इस वक्त इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसका स्ट्रक्चर जो है, पहली बात तो यह है कि हमारे आइन का स्ट्रक्चर जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर है। नंबर 2, पाकिस्तान का आइन जो है वो ट्राइकोटमी ऑफ पावर के ऊपर है। इसमें 3 पिलर हैं, इंडिपेंडेंट है, उनके सफियर इन्फ्लुएंस जो हैं बिल्कुल अलग अलग हैं। पार्लियामेंट है और एग्जेक्टिव है और जुडिशरी है। अब यहाँ पे जिस वक्त आपने जुडिशरी के जजेस की एलिवेशन का मैटर जो है, उनकी नॉमिनेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में डाल दी, और उसके बाद पार्लिमानी कमेटी जो है जिसमें फिर हुकूमत की मेजॉरिटी है, तो आपने इंडिपेंडेंस तो खत्म कर दी। इसका मतलब है कि जुडिशरी जो है वो डायरेक्ट अंडर द थंब ऑफ द एग्जेक्टिव आ गई, तो आपने इंडिपेंडेंस जुडिशरी को कंप्रोमाइज कर दिया। तो पाकिस्तान के आइन को तो यहीं आपने एक बहुत बड़ा धचका लगा के उसकी असल स्पिरिट को ही खत्म कर दिया, जो बेसिक स्ट्रक्चर को हिला के रख दिया। और 3rd पिलर जो जुडिशरी का पिलर था, उस 3rd पिलर को आपने ना सिर्फ के मुतजलजल किया, आपने गिरा दिया उसको। तो फिर क्या होगा आप बताइए? जब एक इमारत 3 पिलर पे खड़ी है, वो 2 पे तो नहीं खड़ी रहेगी। ये तो पूरा आइन जो है वो उसकी, अब इसका मतलब है कि अब हुकूमत जो भी होगी, इस वक्त इनकी हुकूमत है, इसका डेस्पोटिज्म होगा। अहमद साहब, इस वक्त इनकी हुकूमत है ना, कल को तो जो भी हुकूमत आएगी वो इसी अमेंडमेंट के तहत। मैं इतनी बात कर रहा हूँ। देखिए ना, आइन जो है वो किसी एक हुकूमत के लिए नहीं होता। आइन ने तो चलना है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और ये तो एक लंबा अरसा आइन का तो कायम रहना है। हुकूमतें बदलती रहेंगी, शख्सियात बदलती रहेंगी, लेकिन सिर्फ अपनी नाक के हद तक देखा कि इस वक्त हम जो उल्टा सीधा जो करना चाहें कर लें, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। तो मुल्क तो तबाह हो जाएगा। इस वक्त मुल्क में से आप जुडिशरी को जो माइनस करेंगे जिस वक्त, उसको कंप्रोमाइज कर देंगे और उसको डायरेक्ट अंडर द थंब ऑफ द एग्जेक्टिव ले जाएंगे, तो फिर आप कहां से बड़े फैसले करेंगे? और एक बात ये, और दूसरा जो आपने आईनी बात की थी, जिनका भी वो रजा पाशा साहब ने उसका वो प्रॉपर मैं अभी उसका जवाब नहीं दिया था, वो ये था कि हर पिटीशन जो आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट में भी दायर होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन कहलाती है।
तो फिर वहां पे वो डेमार्केशन कहां आएगी कि इसको किस कैटेगरी में आपने लेके जाना है? नहीं, ये कंफ्यूजन तो ये है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और तीसरी बात ये कि इतनी बड़ी लेवल के ऊपर आप पाकिस्तान में ये आइन के अंदर अमेंडमेंट्स कर रहे हैं आप, और आपको पता है कि पाकिस्तान का आइन जो है ये चारों सूबों ने मिलकर बनाया हुआ है। इसीलिए सेनेट के अंदर चारों सूबों की रिप्रेजेंटेशन जो है वो बराबरी की बुनियाद के ऊपर है, बिल्कुल, वो पॉपुलेशन की बुनियाद के ऊपर नहीं है। और यहां पे आपने देखा कि एक सूबे के अंदर अभी जो 3 साल के बाद हाफ स्ट्रेंथ के इलेक्शन होते थे, वो इलेक्शन नहीं हो सके केपीके के अंदर, और आपने इतनी बड़ी अमेंडमेंट कर ली है। नहीं, 2 था, इसका मतलब है कि एक सूबे की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। नहीं, देखिए ना, मैं यही बात, वो तो हो गई जो का किया, लेकिन मैं उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के ऊपर बात कर रहा हूं कि ये मामलात जो हैं ये जोर पकड़ेंगे, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे और डिस्टेबलाइजेशन का बायस बनेंगे, बजाय इसके कि स्टेबिलिटी पैदा होती। और कहा जा रहा है कि ये जो है वो लोगों की फलाह के लिए ये किया जा रहा है। अब लोगों की फलाह में अगर आप ये काम कर रहे हैं तो लोग ही डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि अगर फलाह के लिए करना और जुडिशरी के ऊपर आपको ये सबसे अहमियत दी है आपने जुडिशरी को, तो सबऑर्डिनेट जुडिशरी जो है वहां पे तो लाखों की तादाद में केस पेंडिंग है, उनके लिए तो आपने कुछ नहीं किया। नहीं, उनके लिए भी अब एक जहां पे आप समझते हैं कि जहां पे आप जजेस की परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन हुआ करेगी। नहीं, परफॉर्मेंस तो हाई कोर्ट में रखी ना आपने जजेस की परफॉर्मेंस तो सिर्फ हाई कोर्ट के अंदर रखी ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखी। आपने जजेस की परफॉर्मेंस जो है वो लोअर जुडिशरी में तो नहीं रखी। तो आप कॉमन मैन का वास्ता कहां पड़ता है? लोअर जुडिशरी से। इख्तियार वली साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बात की ना कि सारा झगड़ा सियासी था। उन्होंने कहा कि एक जज से हुक्मरान पार्टी खौफजदा है, एक से हिज़्ब इख्तिलाफ खौफजदा थी, और इसी की बुनियाद पे ये सब कुछ हुआ है। तो वोट तो आपको मिल गया, लेकिन बात जो वो कर रहे हैं, मैं तो कम अज़ कम उससे इत्तेफाक करता हूँ कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बात तो सब कर लेते हैं, लेकिन सब ने अपनी पर्सनैलिटीज़ को मार्क किया हुआ है कि ये आधे जो हैं हमारी फेवर में होंगे, ये उनकी फेवर में होंगे। इसमें कोई लार्जर कॉज कहाँ पे है? अवाम के फ़ायदे, अवाम को मुबारकबाद जो दी जा रही है, वो किस लिए है? थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अहमद अवैस साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, ये पीटीआई में बड़े रीजनेबल बंदे हैं, और मैं आज देखना चाह रहा था कि ये क्या बोलेंगे। सबसे पहले तो अहमद अवैस साहब थोड़ा सा जवाब दें आप, कि आपके जो अपोजिशन लीडर हैं वो कहते थे कि 3-3 अरब रुपए की पेशकशें हो रही हैं हमारे मेंबर्स को। मैं आपको यही मैंने कह दिया था पिछले शो में कि हमें आपके मेंबरों की ज़रूरत नहीं है, आपकी आधी पार्टी जो है वो वोट देने के लिए तैयार है, हमें नहीं चाहिए। आपने देख लिया, और मुफ्त में अपनी रेट जो है वो लगाए जा रहे हैं, 20 करोड़, 50 करोड़, 80 करोड़, 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब, ऐसे नहीं करते। और आप आज जो तजावीज़ यहां पर इस चैनल पर टीवी शो में बैठकर दे रहे हैं, ये तजावीज़ आपने असेंबली में देनी थी, आपकी पार्टी ने देनी थी। काम आप करते नहीं है, तनकीद के लिए आप बहुत तकड़े हैं। मैं अहमद अवैस साहब, आपने अगर नहीं भुगता, हमने भुगता है, पीपल्स पार्टी ने भुगता है। भुट्टो को फांसी क्यों हुई? नवाज शरीफ को पनामा पे बुलाकर अकामा पे डिस्क्वालीफाई क्यों किया गया? आप उस अदलिया की बात करते हैं कि मतलब उसकी ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस की, उस इंडिपेंडेंस का तो खमियाजा हमने भुगता है। इख्तियार साहब, उनसे भी बल्ला छीन लिया गया, चोर आता है, उनसे भी बल्ला छीन लिया था, उसके बाद जो तो वही कह रहा हूं, एक चोर आया और उसको कहता है कि गुड टू सी यू। एक 3 बार का मुल्क का वजीर आजम होता है और उसको कहते हैं कि गॉड फादर, सिजलियन माफिया, ये अलकाबात दिए जाते हैं। इसको आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी समझते हैं, हम नहीं समझते हैं। That wasn't independence of judiciary। जी अहमद साहब, हम आप रिस्पॉन्ड समझते हैं कीजिएगा, कंप्लीट करने दीजिए। कि ये चीजें किसी और साइड पे चली गई थी। अब आप कह रहे हैं कि आम लोगों को क्या फायदा है? आम लोगों को यह फायदा है कि जिस सुप्रीम कोर्ट को आपने इंगेज रखा था पनामा से लेकर आज तक, कि इमरान खान को जमानतें दे दो, आईनी पिटीशन हमारी मर्जी के मुताबिक और आपकी मर्जी के मुताबिक उसके फैसले होते रहे,
और वो कोई काम नहीं हुआ, लाखों केस पेंडिंग है, अब उनकी भी सुनी जाएगी जिन पे नहीं। इख्तियार साहब, वैसे आपने खुद कह दिया है कि जो कोर्ट्स इमरान खान के साथ एंगेज थी वो अब नहीं होंगी, मतलब इसके अलावा कोई इससे बड़ी कॉज तो नहीं है अमेंडमेंट की? वही कह रहा हूं सर कि नहीं, अब आईनी पिटीशन जो है अब यहाँ पे नहीं जाएंगी। मैं अभी देख रहा था, ये कह रहे हैं कि हम आईनी पिटीशन को चैलेंज करेंगे। सबसे पहले तो अब ख्वाजा मेरे साथ हाफिज एहसान साहब बैठे हुए हैं, ये तशरीह भी कर देंगे। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पास होने के बाद क्या आप इनके पास, इस अदालत के पास जा सकते हैं, आईनी तरमीम सुन सकते हैं? ये भी एक फैसला, और इस पर भी फैसला भी होने वाला है। लेकिन मेरा सवाल होगा ज़ैन कुरैशी साहब के बारे में। अहमद अवैस साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि ज़ैन कुरैशी साहब का आप तोहमत और इल्ज़ाम लगाते रहे आपकी पार्टी कि वो गुम है, वो अगवा है, और वो कहते हैं कि मैं नहीं हूं। ये तो वही सिलसिला हो गया जो गंडापुर वाला हो गया था। नहीं, उन पे तो ये इल्ज़ाम भी लग गया कि उन्होंने आपको वोट दे दिया है, वो तो क्लैरिफाई कर रहे हैं। चले, मैं आपकी तरफ आता हूँ। हाफिज एहसान साहब, आपको मैं चाहूँगा शामिल गुफ्तगू करूँ। अब ये चीफ जस्टिस साहब का जो इंतखाब होगा 3 सीनियर जजेस में से, इस पर भी अब कहा जा रहा है, जिस तरह अहमद अवैस साहब ने भी कहा कि डायरेक्टली मंसूर अली शाह साहब, बल्कि गालिबन हसन साहब ने कहा कि मंसूर अली शाह साहब अफेक्ट ही हो सकते हैं इसके प्रॉबली। एक तो इस पर कमेंट कीजिएगा। दूसरी चीज़ जो 184 के तहत खुद नोटिस का इख्तियार है, ये आईनी बेंच के पास चला गया। ये सारा जो सेट ऑफ अमेंडमेंट्स है, ये नैरेटिव को कंफर्म करता है कि इसमें जुडिशल स्पेस एनक्रोच हुई, जिस तरह PTI ये बात कर रही है कि गवर्नमेंट के थंब के नीचे अब कोर्ट्स आ चुकी हैं। वुड यू एग्री विद दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ये डाइकॉटमी ऑफ पावर है, या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, या इंस्टीट्यूशंस अपने डोमेन के अंदर रहें, ये वेरी करते हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। अगर ये ऑपोजिशन के अंदर होते हैं तो बिल्कुल एक और नैरेटिव होता है, और अगर गवर्नमेंट के अंदर आते हैं तो नैरेटिव और चला जाता है। फिर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी भी आ जाती है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी भी आ जाती है। फिर ये भी कहा जाता है कि आर्टिकल 69 के होते हुए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार भी नहीं है। तो ये इस पॉलिटिकल डाइकॉटमी की बजाय हम आ जाते हैं रियल इश्यूज़ के अंदर। अब रियल इश्यूज़ जो है वो ये है कि जो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अब आपने की है, वो बुनियादी तौर पे जिन एरियाज़ को आपने एड्रेस करने की कोशिश की है, उसके अंदर एक तो है पाकिस्तान का आम आदमी, और इस अमेंडमेंट के अंदर पाकिस्तान का आम आदमी फैसिलिटेट नहीं होगा। ये मैं आपको बताऊंगा, इसलिए कि जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी थी, उसके अंदर आपने डिवीजन ऑफ जुरिस्डिक्शन, क्लैरिफिकेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन और रीएलोकेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन करना था, तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अंदर जाना था, और 199, 184 या 199 की अपील उधर जानी थी। ये चूंकि हुआ ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ गए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज एग्री थी, PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI, मौलाना साहब की स्पीच थी, और वहां के ऊपर PTI ने यह कहा कि नहीं जी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना लें, तो इससे बेहतर कोई और चीज नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ ना जाए। उस फैसिलिटेशंस के लिए कि किसी न किसी जगह कंसेंसस हो जाए। आप जरा पिछले 10-12 दिन की स्पीचेस निकाले ना कि पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का आइडिया किसने फ्लोट किया है। ये तो आइडिया जो है गवर्नमेंट ने तो किया नहीं है, पीपल्स पार्टी ने किया नहीं है, गवर्नमेंट की अलाइड ने किया नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, वो पहले दिन उनकी स्पीच आप देख लें, जो एक दिन पहले थी, उसके अंदर जब आपका ये सारा प्रोसेस चल रहा था, वो तो सीधा कह रहे थे कि जी आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाए, COD। फिर किसने ये आइडिया दिया? अब वो जो आइडिया ये है कि जब आपने उसको इंप्लीमेंट किया है, तो इससे एक मुजम्मल इतना कंफ्यूजन आएगा। देखिए, आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जो आने वाले चीफ जस्टिस है, अगर कमेटी करती है, उन्होंने कहा है कि यार ये क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कौन है। अहमद अवैस साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि जब आप कोई भी रिट जुरिस्डिक्शन करते हैं तो 199 के अंदर ही आप करते हैं। कौन इसको डिफाइन करेगा? कौन उस जुडिशियल कमीशन के अंदर रोज जाके कहेगा कि मेंटेनेबिलिटी कौन सी है या क्या इसका आएगा? कौन जुडिशियल कमीशन के अंदर जाके, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो आ गया है ना कि जी ये किस तरह हो सकता है कि गवर्नमेंट्स या ऑपोजिशन या पार्लियामेंट के बंदे बैठ के फैसला करें कि ये केस का बेंच जो है ये बनेगा, या वो बेंच किस तरह होगा कि अगर आपने 5 मेंबर्स बेंच का है, अभी आपके पास रिजर्व सीट्स वाला रिव्यू के अंदर जाता है, 13 जो आपके 13 मेंबर्स बेंच है, उसके ऊपर 5 मेंबर्स बेंच किस तरह बैठ सकेगा जब आपका लार्जर बेंच है? तो मैं ये समझता हूं कि हमें अल्टीमेटली क्लियर हेडेड इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा। दूसरी जो 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो पिछले कई साल से चीफ जस्टिस आए हैं, हमने उनको ट्रीट किस तरह किया? क्या पाकिस्तान के अंदर इफ्तिखार चौधरी साहब ही इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थी,
या काजी फाइज ईसा साहब के जब केस बन रहा था या रेफरेंस चल रहा था, हमने भी उन्हें सिंबल ऑफ जुडिशरी का। क्या पाकिस्तान के अंदर दूसरे जो जजेस रहे वो इंडिपेंडेंस जुडिशरी है, या जो मंसूर अली शाह साहब ये इंडिपेंडेंस है? सुप्रीम कोर्ट एक 17 जजेस की कॉम्पोजिशन का नाम है, उसके अंदर सब बराबर है, उनमें से एक जो है वो आप उसको चीफ जस्टिस बनाते हैं। अब वो जो है आपको अहमद अवैस साहब मेरी चीज को सेकंड करेंगे कि क्या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पिछले 12-14 साल से सुप्रीम कोर्ट के जजेस लगाए गए हैं उनको ये इस तरह नहीं लगाया गया कि अगले साल के जो है 2018 का चीफ जस्टिस कौन होगा, 2022 का चीफ जस्टिस कौन होगा, 2025 का चीफ जस्टिस कौन होगा, 2032 का चीफ जस्टिस कौन होगा? तो अगर ये चीजें इस तरह थी तो उस चीज को एक एफर्ट की गई है, और अगर पार्लियामेंट्री कमेटी आई है और उसके 12 मेंबर्स जो हैं उसके अंदर 2/3 मेजॉरिटी है, और वो 2/3 मेजॉरिटी ये है कि वो प्रोपोर्शंस की बुनियाद पे है, गवर्नमेंट वहां पे स्वीपिंग नहीं है। अगर कोई ना कोई ऑपोजिशन पार्टी जो है वो नहीं मिलेगी गवर्नमेंट के साथ, तो आप किसी चीफ जस्टिस को 2/3 मेजॉरिटी पे कर नहीं सकते। नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो पिछले 10 साल से कर रही है, क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक सीड ऑफ जुरिस्डिक्शन नहीं किया हुआ? क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) को 187 से मिला के और आर्टिकल 175(2) को नहीं भूले हुए? क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बार बार हाई कोर्ट्स को कह रही है कि आप सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप प्रेयर्स के बाहर नहीं जा सकते, डेली हम केसेस सेट असाइड करवाते हैं? क्या उसके बावजूद पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स रुकी हैं? क्या ये प्रिंसिपल डिसाइड करने के बाद कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि प्रेयर से बाहर रिलीफ नहीं दिया जा सकता, क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आपको रिसेंट रिलीफ नहीं दिया हुआ? तो ये सारे वो बिटर फैक्ट्स हैं। अगर उसको एक 76 साल के अंदर या 50 साल के अंदर एक सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, उसके अंदर रिफॉर्म उसमें दरकार थी, उसको और इंप्रूव होना चाहिए, और वो इंप्रूव का एक फोरम वही है, वो आपकी पार्लियामेंट है। नई चीजें डिलीवर करेंगी, आप उनको चेंज कर लें। लेकिन ये कहना कि जी पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव है, बिल्कुल नहीं है। इंडिया के अंदर सारे जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के वो प्रेसिडेंट लगाता है, कोई जुडिशियल कमीशन नहीं है। काफी कंट्रीज में मिसाल है, मैं इसको आपकी पार्लियामेंट है, वहां पे कोई जुडिशियल एसजेसी नहीं है।